अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेके टू थ्योरीज बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करी जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जो हमास का जो अटैक इसराइल पे हुआ है, ये कोई सोची समझी बिल्कुल कोई सोची समझी साजिश थी इसराइल की। वो जानते थे कि हमास वाले कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया के टॉप डिफेंस सिस्टम्स में से माना जाता है। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। और इसराइल की इंटेलिजेंस भी दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस मानी जाती है। ये कैसे मुमकिन था कि जिस एरिया को पूरी तरह से ओपन प्रिजन की तरह इसराइल ने रखा हुआ है, वहाँ पे कोई इतना बड़ा प्लान किया जा रहा है और इसराइल को इसकी भनक तक नहीं लगती है। तो शायद लोगों का ये मानना है कि उनको पता था कि ऐसा होने वाला है, मगर वो चाहते थे कि ऐसा हो ताकि ये जो पैलेस्टाइन का कॉन्सेप्ट है, इसको हम पूरी तरह से वंस फॉर ऑल इसको हम ख़त्म कर दें। और इस थ्योरी को हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बोलते हैं। तो दूसरे साइड से लोगों का ये भी मानना है कि जो हमास वाले हैं, जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, उनको पता थी कि इसराइल के बम्बिंग से, उनके कर्फ्यू से, उनके जो आर्मड एक्शन की वजह से, उनके मिलिट्री एक्शन की वजह से हमें कभी ना कभी तो मरना ही है। फिर क्यों ना उनके भी दो चार मार दें और खुद भी मर जाएं। असल में मसला क्या है, इन दोनों थेरीज में कौन सी थेरी सही है और क्या वहाँ पे चल रहा है, इसमें आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेके जितने भी डाउट्स आप लोगों के जहन में होंगे और जो भी आप लोगों ने अपना एक माइंडसेट बनाया होगा इन्वेस्टर मीडिया या गोदी मीडिया को देखने के बाद, मुझे उम्मीद है कि वो व्यू पॉइंट आप लोगों का, वो स्टैंड आप लोगों का चेंज होने वाला है। और मेरा यहाँ पे ये भी मानना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह से चलता रहा और वेस्टर्न पावर्स इसी तरह से इस मसले में इन्फ्लुएंस करते रहे, इसराइल को सपोर्ट करते रहे, तो शायद सैमुअल हंटिंगटन की थीसिस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हकीकत बनने वाली है। जो अगर ऐसा होता है तो ये पूरी धरती खत्म हो जाएगी, फिर उसको कोई एवेंजर्स भी नहीं बचा सकते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि इसराइल में जो भी कुछ हो रहा है, इसराइल पैलेस्टाइन को लेके जो भी कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पे इसका आउटसाइड इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मेरा मानना है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि इसराइल और पैलेस्टाइन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कभी ख़त्म हो जाए। इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट में जितने भी लोग मर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं इन वेस्टर्न पावर्स, इन बिग पावर्स का हाथ भी ज़रूर है, जैसे कि यूएसए है, यूके है, फ्रांस है। इनका इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके थ्री डिफरेंट ओपिनियंस है, जिनके पीछे थ्री डिफरेंट बैकग्राउंड्स है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट के रूट काज को एक्सपोज कर देते हैं। इससे पहले मैं इन थ्री बैकग्राउंड्स के बारे में बात करूं, इन थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड्स के बारे में बात करूं जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के रूट काज को एक्सपोज कर देते हैं, और क्या हमास का इसराइल पे अटैक करना इसकी कोई जस्टिफिकेशन है या नहीं। इस बात से कोई खुश नहीं है कि अगर कोई आम इंसान मर जाते हैं, और अगर हमास के अटैक की वजह से इसराइल के सिविलियंस मर जाते तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इवन इवन फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आप किसी भी निहत्थे, किसी भी बेकसूर इंसान को नहीं मार सकते हो, हर किसी का मानना है। और हमारा भी यही मानना है कि टेररिज्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंट्री टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर बदकिस्मती से हमें टेररिज्म की सही मीनिंग पता ही नहीं होती है, गोदी मीडिया या वेस्टर्न मीडिया, पर्टिकुलरली मैं वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूं, जो हमारी ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको देखते देखते, उनकी सुनते सुनते हमने भी जो नेशनल हीरोज है उनको हम टेररिस्ट समझते हैं, और जो टेररिस्ट है उनको हम नेशनल हीरो समझने लग जाते हैं। इन्हीं लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए तालिबान को पहले फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया है, और जब इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो उन्हीं लोगों को टेररिस्ट का नाम भी दिया है। यहाँ पे भी बराबर ऐसा ही है। पैलेस्टीनियन लोगों को अपने ही घर से बेदखल करा जाता है, उनके घर उन लोगों को दिए जाते हैं जो उन ज़मीनों के है भी नहीं। और जब ये पैलेस्टीनियन अपने घर वापस मांगना चाहते हैं, अपनी ज़मीनें वापस लेना चाहते हैं, तो इन पैलेस्टीनियन को टेररिस्ट का नाम दिया जाता है। और तो यहाँ पे अगर 200 लोगों को मारने के बाद हमास टेररिस्ट बन जाते हैं, हाँ हम ये मानते हैं कि
टेररिज्म तो टेररिज्म है, इसमें कोई शक नहीं है, टेररिज्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर हम इसराइल को भी देखेंगे, क्या इसराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? क्या इसराइल यहाँ पे कोई टेररिस्ट कंट्री नहीं है? क्या हम यहाँ पे इसराइल को कोई टेररिस्ट कंट्री करार नहीं दे सकते हैं, जिन्होंने लाखों की तादाद में सिविलियंस को मारा है, जिन्होंने स्कूल तबाह करे हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल तबाह करे हैं, जिन्होंने लोगों के घरों पे बमबारी करी है? अगर रॉकेट चलाने से ये लोग दहशतगर्द बन जाते हैं, ये ऐसे रॉकेट है जो कभी वहां पहुंचते भी नहीं है, क्योंकि इसराइल का डिफेंस सिस्टम, जो मैंने पहले ही बोला है कि वो दुनिया का टॉप डिफेंस सिस्टम है, अगर इनके रॉकेट दागने से जो कभी वहां पहुंचते भी नहीं है, जो उनको एयर में ही डिस्ट्रॉय करा जाता है, इसकी वजह से उनको दहशतगर्द समझा जाता है। तो क्या इसराइल, जिन्होंने हजारों की तादाद में एडवांस मिसाइल्स ड्रॉप करे हैं, दागे हैं इस पैलेस्टीनियन सिविलियन एरियाज में, तो इसकी वजह से क्या वो टेररिस्ट नहीं बन जाते हैं? क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? अगर हमारी यहाँ पे ओपिनियन बनती है कि हमास के इस टेरर एक्ट की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो इसकी जस्टिफिकेशन हम कहाँ से लाते हैं? यहाँ पे लाखों की तादाद में सिविलियन मर जाते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन तबाह हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उनके स्कूल तबाह हो गए, उनके हॉस्पिटल तबाह हो गए, तो इसकी जस्टिफिकेशन हम कहाँ से लाते हैं? तब आप लोग स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? ये आज की बात नहीं है, ये पिछले कहीं दिहाइयों से चलता आ रहा है। आज तो बस आप लोगों के सामने आ गया कि हमास ने उन पे अटैक कर दिया है, मगर मेरे दोस्तों ये रोज होता है। रोज देखोगे कि आज इसराइल ने यहाँ पे इतने लोगों को मारा है, इस वाले पर्टिकुलर सिविलियन प्लेस पे उन्होंने अटैक किया है, उस वक्त हमारा स्टैंड कहाँ होता है? उस वक्त हम अपना स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? ये सिर्फ वेस्टर्न मीडिया और हमारी गोदी मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हमारी ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। हमारी ओपिनियन, हम वही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं जो वो हमसे चाहते हैं। इस गेम को समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट मी एक्सप्लेन। मैं आप लोगों को बताता हूं असल में एक गेम है क्या। फलस्तीन या पैलेस्टाइन, ये ज़मीन ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। ये पवित्र भूमि मानी जाती है। 15th सेंचुरी से पैलेस्टाइन का ये रीजन ओटोमान एम्पायर के कंट्रोल में रहा है। अंडर द ओटोमान एम्पायर मुस्लिम, ज्यूज, क्रिश्चियन, ये सारे लोग एक साथ बड़े ही शांति के साथ रहते थे। मगर यहाँ पे ये बात बतानी भी बहुत ज़रूरी है, यूरोप में ज्यूज पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए जाते थे, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी। और 18th सेंचुरी से ज्यूज ने अपना एक प्लान बनाया है कि हम सारे ज्यूज एक साथ यूनाइट हो जाएं और ज्यूज के लिए अपना एक देश बनाएं, क्योंकि इनको लगता था कि इस अत्याचार से बचने के लिए अपना कोई देश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस आइडियोलॉजी को ज़ायोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। 1897 को स्विट्ज़रलैंड में पहली ज़ायोनिस्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि ज्यूश के लिए पवित्र भूमि फलस्तीन में बनाई जाएगी। तो ज्यूश लोगों ने ओटोमन एम्पायर के दौर में ही फलस्तीन का रुख किया। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अलाइड पावर्स यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रही होती है। ओटोमन एम्पायर जो कि एक माइटी पावर था, इसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो ओटोमन एम्पायर को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट्स ने अरब के बहुत सारे ग्रुप्स को ओटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करने पर उकसाया। वो कहते हैं ना, लोहे को लोहा ही पिघला सकता है। उनको ये वादा दिया जाता है कि ओटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद अरब्स को आज़ादी दी जाएगी। इस तरह से यूके और फ्रांस ओटोमन एम्पायर को हरा देती है और वादे के मुताबिक अब एक अरब देश बनना है, और जिसके चलते यूके और फ्रांस को इस देश को रिकॉग्नाइज भी करना है। लेकिन जंग के ख़त्म होने से पहले ही यूके और फ्रांस एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर लेते हैं, सिकाइस-पीकॉट एग्रीमेंट। किया जाता है कि जंग के ख़त्म होने के बाद मिडल ईस्ट को आपस में बांट देंगे। अमेरिका को वॉर में लाने के लिए, ये आपको पता है कि अमेरिका ने पहले ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो अमेरिका को वॉर में लाने के लिए अमेरिकन ज्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। यूके और फ्रांस अमेरिकन ज्यूज से कहती है कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ज्यूज के साथ ये प्रॉमिस किया जाता है कि अगर ऐसा होता है तो उसके लिए पैलेस्टाइन में ज्यूज नेशनल होम बना दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे यूके और फ्रांस ने अरब्स और ज्यूस को वो ज़मीन देने का वादा किया है जो इनकी कभी थी ही नहीं।
अब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि हिटलर ने ज्यूज के साथ क्या किया है, हिटलर का ज्यूज के साथ क्या रवैया था। तो ज्यूज ने अपनी जान बचाने के लिए पैलेस्टाइन को रुख किया है। माइग्रेशन की वजह से जो ये ज्यूज जर्मनी से पैलेस्टाइन जा रहे थे, इसने पूरी तरह से पैलेस्टाइन की डेमोग्राफी ही चेंज कर दी है। अगर आप देखोगे 1918 में पैलेस्टाइन में टोटल ज्यूज पॉपुलेशन 6% थी। तो 1947 की बात करेंगे तो इस वक्त ज्यूज पॉपुलेशन 33% होती है। तो इस तरह से पैलेस्टाइन की डेमोग्राफी ही चेंज हो गई। वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के बाद यूके की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो कॉलोनीज को फर्दर होल्ड कर सके, तो यूकीज को ये सारी कॉलोनी छोड़नी पड़ी। अब यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज का मसला था, जैसे कि इंडिया का मसला था और पैलेस्टाइन का भी मसला था, श्रीलंका का भी मसला था। तो यहाँ पैलेस्टाइन के मसले में यूके ने पैलेस्टाइन को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके हवाले कर दिया। यूनाइटेड नेशन एक कमेटी बनाती है पैलेस्टाइन मसले को लेके। तो पैलेस्टाइन को दो हिस्से करे जाते हैं, एक हिस्सा ज्यूज को दिया जाता है जिसको हम इजराइल के नाम से जानते हैं, और दूसरा हुआ पैलेस्टाइन लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है, अरब मुस्लिम के लिए छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पार्टीशन और डिवाइड भी कैसा था। 33% ज्यूज को 53% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ पैलेस्टाइन दिया जाता है। जो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पवित्र जगह है, इसको यूएन डायरेक्ट कंट्रोल में रखा जाता है। इस डिसीजन से यहाँ पे अरब मुस्लिम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वो क्या है, वो सोचने लग गए कि भाई ज़मीन हमारी, घर हमारा, देश हमारा, तो ये जो ज्यूस है पता नहीं यूरोप से आ गए हैं और उनको हमारी ज़मीन दी जा रही है, और दे भी कौन रहा है जिनमें, और दे भी कौन रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो नई नवेली जो अभी रिसेंटली ही जो फॉर्म हुई थी, वही इनको पैलेस्टाइन की ज़मीन दे रहा है। और इतना ही नहीं, 33% ज्यूस को 53% लैंड दिया जा रहा है। हाँ, उस वक्त भी बहुत सारे देश ऐसे थे कि जैसे इंडिया है, इन्होंने इस टू नेशन थ्योरी को, इस पार्टीशन को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है। और इंडिया यहाँ पे एक स्टैंड ले रहा है कि इंडिया एक वन स्टेट फेडरल सिस्टम को यहाँ पे सपोर्ट करता है। अरब मुस्लिम्स को भी ये बात समझ आ जाती है कि वेस्टर्न पावर इसराइल को मिडल ईस्ट में एक पुपेट कंट्री बनाना चाहती है अपने इंटरेस्ट्स को देखने के लिए, ताकि डिकोलोनाइजेशन के बाद भी, इन कॉलोनीज को छोड़ने के बाद भी वो फिर भी इन्हीं की कॉलोनीज रहे, वहां पे फिर भी इन्हीं का कंट्रोल रहे, इन्हीं का इन्फ्लुएंस रहे। 29 नवंबर 1947 को पार्टीशन प्लान पास किया जाता है यूनाइटेड नेशंस में। 14 नवंबर 1948 को इजराइल अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर देती है, और उसी दिन सारे अरब देश इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। मगर इजराइल जो कि वेस्टर्न पावर्स के दम पे लड़ रही होती है, जैसे कि यूके है, फ्रांस है, अमेरिका है, इन सारे अरब देशों को हरा देती है। अब इस जंग के बाद उन्होंने 78% लैंड पे कब्जा कर लिया। इस जंग में तकरीबन 7 लाख से भी ज्यादा पैलेस्टीनियन बेघर हो जाते हैं, जिसको पैलेस्टीनियन नकबा या पैलेस्टीनियन कैटास्ट्रॉफ भी बोला जाता है। यही डिस्प्लेसमेंट बुनियाद बन जाती है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की, जो आज भी हम देख रहे हैं। 1956 में इजिप्ट स्यूज कनाल को नेशनलाइज कर देती है। इजराइल को इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता है। यूके, फ्रांस और इजराइल इजिप्ट पे हमला कर देती है और यहाँ पे इजिप्ट को हराया जाता है। 1967 में थर्ड अरब इजराइल वॉर हो जाती है और 1973 में फोर्थ अरब इजराइल वॉर हो जाती है। इन दोनों जंगों में इजराइल अरब कंट्रीज को हरा देती है, और इतना ही नहीं, गाजा, वेस्ट बैंक, सिनाई एंड गोलान पे भी कब्जा किया जाता है। इसमें हैरान करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो वेस्टर्न पावर्स है, चाहे यूके है, फ्रांस है, यूके है, फ्रांस है, अमेरिका है, वो पूरी तरह से इस वॉर को लड़ रहे थे, पूरी तरह से इजराइल को इस वॉर में सपोर्ट कर रहे थे, जिसके चलते इजराइल इन अरब देशों को हरा सकते थे। इस मुसीबत से पैलेस्टीनियन लोगों को बचाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। 1964 में पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। पीएलओ का सॉफ्ट और मॉडरेट लुक देखकर 1987 में हमास ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती है, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमास का एजेंडा क्लियर होता है, पूरे इजराइल पैलेस्टाइन देश को इसके ओरिजिनल शेप में लाना है और एक इस्लामिक स्टेट बनानी है।
1982 में लेबनान में भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जिसका नाम होता है हिजबुल्लाह। ये भी इसी काज को लेके बनती है। इसका मकसद भी होता है इजराइल के खिलाफ लड़ना। यही दो ऑर्गेनाइजेशन है, हमास और हिजबुल्लाह, जो आज इजराइल को अटैक कर रहे हैं। इस मसले को, इस कन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ कि जो वेस्टर्न पावर्स है वो कैसे नहीं चाहते हैं कि ये पैलेस्टाइन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। 2006 में इलेक्शन होते हैं और हमास यहाँ पे इलेक्शन जीत जाती है, मगर वेस्टर्न पावर्स का कहना है, वेस्टर्न पावर्स यहाँ पे सामने आ जाती है कि अगर हमास ने गवर्नमेंट बनाई तो हम पूरे पैलेस्टाइन को इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स लगाएंगे। 2006 में गाजा की हालात बद से बदतर होती जाती है। ऐसा मान लीजिए कि उनको एक ओपन प्रिजन में रखा जाता है, ओपन एयर प्रिजन में रखा जाता है। उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनका खाना पीना, उनके वाटर सप्लाई पे पूरी तरह से इजराइल कंट्रोल करके बैठा है। इस सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, और उसको बहुत ही काफ़ी हद तक उसको कम कर दिया है। अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ फिर से बात करेंगे और आप लोगों को इन डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बारे में भी बताएंगे जो इस कॉन्फ्लिक्ट के रूट काज को भी एक्सपोज कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।